अगेन ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज है 30 अगस्त 2022, मंगलवार का दिन है और आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो है हाथी के बच्चे की। इसको रेस्क्यू किया गया है। ये बच्चा बह गया था एक तरह से और फिर इसको रेस्क्यू किया गया और अपने जो झुंड था उससे मिला दिया गया है हाथी के झुंड से वापस। तो मुद्दुमलाई जो टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ से ये इमेज ली गई है। अब हम देख लेते हैं एलिफेंट्स के बारे में कि एलिफेंट्स का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, और भी आगे देख लेते हैं एलिफेंट्स के बारे में सब चीज़ों को। तो एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है, पहली बात तो ध्यान रखना है। जो आपके इंडियन एलिफेंट्स हैं वो, और एशियन जो एलिफेंट्स हैं है ना, वो अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होते हैं उनसे कम है। अफ्रीकन एलिफेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, 4 लाख के आसपास अफ्रीकन एलिफेंट्स बताए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द लास्ट काउंट इन 2017 इंडिया के अंदर जो एलिफेंट्स थे वो कितने थे, 29964 थे। जबकि 2012 में जब इनकी कैलकुलेशन की गई थी तो 29576 एलिफेंट्स थे। तो एलिफेंट्स के नंबर बढ़ गए हैं इंडिया के अंदर कुछ अमाउंट में, ठीक है, कुछ नंबर्स बड़े हैं। एलिफेंट के बारे में और बात करें तो जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर एलिफेंट आता है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आता है एलिफेंट, है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक माइक प्रोग्राम चलाया गया था 2003 के अंदर, काफ़ी फेमस प्रोग्राम है एलिफेंट के रिगार्डिंग। गाजियाता नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी फेमस है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और प्रोजेक्ट एलिफेंट तो बिल्कुल प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे ही और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया था 1992 के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। एंड फाइनली ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। काफ़ी बारी एलिफेंट्स पटरियों के ऊपर आ जाते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी बार अलग अलग टाइप के इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। उसमें पटरियों के किनारे हॉर्न्स लगा के, बीच वाली वॉइस वाले हॉर्न्स लगा के और भी और अलग अलग तरीक़ों से काफ़ी इसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिफेंट। अगेन आपको ध्यान रखना है एंडेंजर्ड है ये IUCN रेड लिस्ट के अंदर, ठीक है। और अफ्रीकन एलिफेंट्स बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एशियन एलिफेंट्स के, और इनके नंबर भी ज़्यादा हैं, मतलब अफ्रीकन एलिफेंट्स इन नंबर भी ज़्यादा हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो गौतम अडानी जी हमारे थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, ये एक न्यूज़ है। और एक न्यूज़ है कि स्वाइन फ्लू जो है महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। बताते हैं 1 जनवरी से 28 अगस्त तक लगभग 98 डेथ्स हो चुकी हैं। किसकी वजह से? स्वाइन फ्लू की वजह से। नेक्स्ट हम न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, कुछ और आंकड़े देखते हैं। तो देखा गया है कि क्राइम जो है जब कोविड आया था तो काफ़ी कम हो गया था, काफ़ी सारे क्राइम्स कम हो गए थे, काफ़ी पूरा एक डेडलॉक सा हो गया था, सब लोग अंदर हो गए थे घर के और अंदर बंद हो गए थे घर में, तो क्राइम्स वगैरह सब कम थे। लेकिन अब दोबारा देखा जा रहा है कि क्राइम्स जो है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन वगैरह सब बढ़ रहे हैं। 2021 में 1.49 लाख केसेस थे, वहीं पे 1.48 लाख केसेस थे 2019 के अंदर। तो उससे भी ज़्यादा अब केसेस ये हो चुके हैं क्राइम के, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है न्यू सिस्टम सून टू लिस्ट केसेज ट्रांसपेरेंटली CGI। तो हमारे नई CGI आ चुके हैं, आपको पता है यूयू ललित जो है उनका CGI का नाम है। हमारे जो नए CGI है उनका नाम है यूयू ललित, और वो अभी आ चुके हैं, उन्होंने कमान संभाल ली है। और अब कमान संभालते ही वो पूरी तरह से स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं। और उन्होंने पूरा एक मतलब स्केड्यूल डिसाइड किया है कि किस तरीके से पूरा रहेगा, लाइक कौन से केसेस किस टाइम पे लिए जाएंगे, ऐसा पूरा स्केड्यूल एक इन्होंने तैयार किया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जब प्री लंच सेशन होंगे ट्यूसडे को और थर्सडे को, ठीक है, तो एवरी वीक में, तो हम वहाँ पे उस टाइम पे क्या लेंगे, डिटेल्ड हियरिंग करेंगे। किसकी? सुप्रीम कोर्ट फॉर डिटेल्ड हियरिंग वुड बी हियर्ड। तो ये प्री लंच सेशन के अंदर ऐसा होगा, ठीक है। तो पेंडिंग जो केसेज है, और मतलब अलग अलग टाइप का पूरा स्केड्यूल इन्होंने बता दिया है, लाइक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कब हैंडल करेंगे। इनसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मास्टर ऑफ रोस्टर। तो ये क्या कंसेप्ट है? मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है? एब्सोल्यूट पावर होती है CGI के पास किस चीज़ को रिगार्डिंग की बेंचेज जो होती हैं, उन बेंचेस में किसको क्या केस अलॉट करना है, पूरा रोस्टर किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से बनाना है, इसकी एब्सोल्यूट पावर CGI के पास होती है। तो इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार विवाद में भी ये रहता है। तो दिस इज मास्टर ऑफ रोस्टर जो हमें जानना है। तो CGI हमारे मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, ठीक है। ये आपको पता रखना है, बिल्कुल ये आपको जानना है। यही हमारे लिए काम का था यहाँ पे, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं, रिलायंस जियो के बारे में देख लेते हैं। रिलायंस जियो ने क्या बोला है? रिलायंस जियो टू रोल आउट 5G सर्विसेज फ्रॉम अक्टूबर। तो अक्टूबर से रिलायंस जियो है जो 5G सर्विसेज रोल आउट करने जाने वाला है। और दीपावली से बता रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसी बड़े शहरों में ये आपकी जो 5G है वो रोल आउट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी 5G की टेस्टिंग वगैरह हुई थी जब, और काफ़ी सारा इसके रिगार्डिंग मतलब कि रोकने की बात भी की गई थी। लेकिन फाइनली अब रोल आउट होने के लिए जाने वाला है, और बता रहे हैं कि दिसंबर 2023 तक एंटायर कंट्री के अंदर जो है वो 5G को लॉन्च कर दिया जाएगा, ये रिलायंस जियो बोल रहा है। तो अब थोड़ा सा हम 5G के बारे में जान लेते हैं। तो 5G है क्या? तो 5G में 3 बैंड्स होते हैं,
लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं ना। तो इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो होती है 20 GB/सेकेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड जो 4G के अंदर होती है वो होती है 1 GB/सेकेंड। तो उससे यदि कंपेयर किया जाता है तो 5G की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन जैसे लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम्स है, इनके अपने अपने स्पेसिफिकेशन है, अपनी अपनी लिमिटेशन है, अपनी अपनी खासियत है इनकी, है ना। तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो है उनका पेनिट्रेशन वगैरह, उनका रीच कितना है ना, और कितनी स्पीड है, ऑल दैट, है ना, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आगे चलते हैं अब हम। तो मैंने दो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक तो है वर्चुअल रियलिटी, एक है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो देखो वर्चुअल रियलिटी क्या है और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। देखो वर्चुअल रियलिटी जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी का एक तरह से मतलब हो गया कि जो रियलिटी है नहीं बट वर्चुअली हमें नजर आ रही है कि रियलिटी है, ठीक है। लाइक मैं बताऊं कि आप जैसे एक सोफे पे बैठे हुए हो, दोनों में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं हम थोड़ा सा, है ना। वर्चुअल रियलिटी में और ऑगमेंटेड रियलिटी में, ठीक है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, इन सब जो बेसिक कंसेप्ट है इनको जान लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर बूस्ट आने वाला है सडनली 5G की वजह से, ठीक है। तो जो वर्चुअल रियलिटी है वो क्या है कि जो है रियलिटी नज़र आ रही है लेकिन वो वर्चुअल है। लाइक आप सोफे पे बैठे हो और आपने कुछ अपने चश्मा वगैरह पहन लिया अपनी आंखों पे, एंड देन आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो सोफ़ा है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, उसके नीचे मछलियाँ हैं, मछलियाँ घूम रही है और उस सीन को आप इंजॉय कर रहे हो, फील कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ वर्चुअल रियलिटी। मतलब एक्चुअल में कोई पानी के नीचे कोई सॉरी सोफे के नीचे कोई पानी वानी नहीं है, ना ही आपका सोफा पानी के ऊपर तैर रहा है, बट आपको फिर भी फील हो रहा है ऐसा। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। रियलिटी एक्चुअली में नहीं है, वर्चुअली है, ठीक है। ऐसे ही ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी को बिल्कुल इस पे मतलब सिंपलेस्ट वे में समझाना चाहूँ मैं, तो जैसे अगेन अगेन आपने चश्मा पहन लिया है और आप बैठे हुए हो या फिर आप जा रहे हो सड़क पे, और जब आप जा रहे हो सड़क पे एक्चुअली में, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि उस टाइम पे आपने एक चश्मा पहना हुआ, आपके सामने से एक कार जाती है या फिर एक बस जाती है और आप फिर बस को देखते हो, तो आपके चश्मे मतलब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस बस के बारे में मिल जाती है ऑटोमेटिकली। मतलब कि आपको बताया जाता है कि बस यहाँ से आई है, यहाँ जा रही है, इतने इसमें पैसेंजर है, लाइक दैट काइंड ऑफ द लाइक व्हाट इन्फॉर्मेशन। या फिर आप सड़क पे जा रहे हो और सड़क पे जाते टाइम आपको अब कैसा फील हो रहा है कि आप जब जा रहे हो, आपने वो अपना जो चश्मा पहना हुआ है, तो आपको कुछ ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही है, कुछ ज़्यादा चीज़ें एडिफाइड नज़र आ रही है, मतलब कुछ ऐड कर दिया गया है चीज़ों के अंदर, है ना। ऑर्ग्यूमेंट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, सुंदरता को बढ़ा दिया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यदि आपके सामने से कोई इंसान आ रहा है तो मान लो कि आपको उसका नाम वाम सब पता चल पा रहा है, मतलब वो पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के तौर पे आपके चश्मे के सामने आ जा रही है, लाइक, है ना। तो दैट इज वन टाइप ऑफ द ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें कि सच्चाई जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। वहाँ पे रियलिटी एग्जिस्ट करती है, जिस सड़क पे आप चल रहे हो वो सड़क एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर ही और कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं, तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। तो यहाँ इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताए हैं, बिकॉज जब 5G आ जाएगा तो काफ़ी हद तक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीज़ें और अच्छे से फीजिबल हो पाएंगी और उनमें परफेक्शन आ पाएगा, उनको मतलब कि अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, ठीक है। तो वो अच्छे से रोल आउट हो पाएंगी चीज़ें भी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी भी अच्छे से इनका यूटिलाइजेशन हो पाएगा, यही है ना, इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद क्या इस 5G की वजह से क्या बेनिफिट्स होंगे, तो लेटेंसी रेट कम हो जाएगी, यूनिफॉर्म डाटा रेट्स आएंगी, ठीक है। तो लेटेंसी रेट क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यूनिफॉर्म डाटा रेट्स मिलेंगी अब आपको, यदि अब 5G मिलता है तो, 5G आता है तो, जो कि आने ही वाला है। लोअर कॉस्ट पर बिट भी हो जाएगी। तो रिड्यूस द लेटेंसी से क्या मतलब है, यहाँ पे क्या तात्पर्य है यदि हम जानना चाहें तो रिड्यूस द लेटेंसी से तात्पर्य है कि कितना टाइम लग रहा है, कितना डिले हो रहा है सिग्नल को आप तक पहुंचने में। हालांकि बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, माइक्रो सेकंड्स में होता है, बट दिस काइंड ऑफ डिले ऑल्सो क्रिएट ए वेरी बिग प्रॉब्लम। यदि प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हाई रखना है आपको, तो प्रिसीजन हाई रखना इन द सेंस, मतलब आप गूगल कार मतलब चल रही है या फिर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कहीं से इन्फॉर्मेशन को लेते हुए, रोबोट्स जो हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कहीं से इंस्ट्रक्शन लेते हुए, ऐसे में माइक्रो सेकंड की लेटेंसी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो 5G के अंदर लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाली है, तो इससे क्या होगा कि प्रिसीजन जो वर्क है वो भी काफ़ी आसानी से किए जा सकेंगे, ठीक है। बाद में मशीन टू मशीन इंटरेक्शन काफ़ी हद तक पॉसिबल हो पाएगा कि मशीनें आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट कर पाएंगी, ठीक है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है ना, तो बेसिकली सिंपली मैं आपको बता दूं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, वस्तुओं का इंटरनेट। मतलब जब चीज़ों के अंदर आपस में चिप्स लगी हुई हों, वो आपस में कम्युनिकेट करें, वो आपस में सिग्नल एक दूसरे को भेजें और फिर प्रोसीड करें वो, तो इसे बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और यदि सिंपलिस्टिक तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो लाइक आपका मोबाइल है, आप घर के अंदर हो, ठीक है। आपका मोबाइल एक सेंट्रल कंप्यूटर में मान लेता हूँ, और उससे आपका AC, आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका टीवी, आपकी घर की लाइटें सब कनेक्टेड है। जैसे ही आप घर से, आपके दरवाजे भी, यहाँ तक की सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, ऑप्टिमाइजेशन होगा यहाँ पे ना, ठीक है। और लग्जरी आएगी लाइफ के अंदर IoT के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लो आप घर से निकलते हो, घर से जैसे ही आप घर से 1 किलोमीटर दूर जाते हो तो एक सिग्नल मतलब कि आता है आपके मोबाइल से सभी डिवाइसेस के ऊपर
और फिर सभी डिवाइसेज जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे ही जब आप वापस आने वाले होते हो तो आपके आने से पहले ही एसी चालू हो जाता है, एकदम ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाता है, कमरे में कूलिंग हो जाती है, मतलब फ्रिज चालू हो जाता है, वट जैसा भी आप इसको लेना चाहो वैसा ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो दैट इज कॉल्ड एज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो उसमें भी 5G का काफ़ी रोल रहने वाला है और उससे लाइफ काफ़ी लग्जरियस हो जाएगी, ऑटोनोमस हो जाएगी, और मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्टिमम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशंस आपको मिल पाएंगे। तो ये भी 5G की वजह से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है एज इफेक्ट वाली। ठीक है, एज इफेक्ट बोलते हैं जिसको, वो आप बता सकते हो कि क्या होता है। ये थोड़ा थोड़ा IoT से लिंक भी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 5G, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT। ठीक है, ऐसे ही मेटावर्स वगैरह के बारे में हम बाद में देख लेंगे, कभी कोई और न्यूज़ आएगी तो उसको इसके साथ कनेक्ट करके। अभी हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसमें जानने के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं, पॉलिटिकल काइंड ऑफ न्यूज़ है। बीजेपी प्लान टू पुट अस इन जेल बिफोर लोकसभा पोल। ठीक है, तो लोकसभा के इलेक्शन से पहले बीजेपी हमको डालना चाहती है जेल के अंदर, ये ममता बनर्जी बोल रही हैं। तो आपको पता है कि काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, लाइक राइट नाउ TMC के बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ, उनके जो नेता हैं उनके खिलाफ। तो उसी में रिगार्डिंग बोल रही हैं ममता बनर्जी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर कि ये मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हम ही गलत हैं। ऐसा नहीं है कि कल के लिए यदि किसी और के ऊपर कोई एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं तो वो भी आप ऐसा मत मान लेना। लोगों को आह्वान कर रही है, लोगों से बोल रही है ऐसा कि आप ऐसा मत मान लेना इस चीज़ को कि वो एलिगेशन हमेशा सही ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोशिश की जा रही है कि हम सभी लोगों को जेल में डाल दिया जाए और सभी लोगों को मतलब अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले ही मतलब सबको जेल में डाल दें ताकि हम ना जीत पाएँ। इस तरीके की कोशिश चल रही हैं। फिर वो मीडिया ट्रायल के बारे में बोलती हैं। तो मीडिया ट्रायल का कंसेप्ट क्या है उसको हम देख लेते हैं। मीडिया ट्रायल क्या है कि अभी एज ए कंसेप्ट मीडिया ट्रायल को देखेंगे तो हम तो मीडिया ट्रायल के बारे में बोल रहे हैं कि कोई इंसान का एक्विजिशन होने से पहले ही उसके ऊपर दोष है ना साबित होने से पहले ही मीडिया ट्रायल्स कर दिए जाते हैं और उसका पूरी तरह से दोषी करार कर दिया जाता है उसको। तो उसके रिगार्डिंग भी वो बोल रही हैं। तो इसमें देख लेते हैं मीडिया ट्रायल क्या है। तो देखो, मीडिया ट्रायल क्या है, लेट 20 सेंचुरी या 21 सेंचुरी का एक कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेज है, एक पॉपुलर वर्ड है ना। ये क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर कवरेज ऑन ए पर्सनस रेपुटेशन बाई क्रिएटिंग ए वाइड स्प्रेड परसेप्शन। तो मतलब जो भी न्यूज़ कवर कर रहे हैं न्यूज़पेपर और टेलीविजन, उसकी वजह से जो रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ रहा है इंसान की। ठीक है, और एक वाइड स्प्रेड जो परसेप्शन उस इंसान के रिगार्डिंग बन रहा है। ठीक है, इसे ही मीडिया ट्रायल बोलते हैं एक तरीके से। इसमें क्या होता है कि वो दोषी हो या ना हो या फिर दोषी हो गया हो उससे पहले काफ़ी बार उसके बारे में बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं। तो दिस इज मीडिया ट्रायल। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेज इन विच द मीडिया हैज़ कंडक्टेड द ट्रायल ऑफ एन अक्यूज एंड हैज़ पास्ड द वर्डिक्ट है ना बिफोर द कोर्ट पासिस द जजमेंट। तो कोर्ट के जजमेंट को पास करने से पहले तो आप समझ चुके हो पूरी तरह से ना। अब देख लेते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है इसकी मीडिया ट्रायल्स की। तो मीडिया ट्रायल इज नॉट ए डायरेक्टली डिफाइंड एनीवेयर, कहीं भी डायरेक्टली डिफाइंड नहीं है मीडिया ट्रायल, बट इनडायरेक्टली दिस पावर इज बीइंग गिवन टू द मीडिया अंडर आर्टिकल 19। लेकिन इनडायरेक्टली इस पावर को अंडर आर्टिकल 19 मीडिया को दी गई है। और आर्टिकल 19 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच टू ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, तो यहाँ से ये पावर आ रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को हम, है ना। दिल्ली मोस्ट अनसेफ मेट्रो फॉर वुमेन। दिल्ली जो है वुमेन्स के लिए मोस्ट अनसेफ मेट्रो है इन द सेंस मेट्रो सिटी है। दिल्ली मोस्ट अनसेफ मेट्रो फॉर वुमेन, तो मेट्रो सिटी है। काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स यहाँ पे वुमेन्स के लिए ऊपर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, है ना। और जो क्राइम्स की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। NCRB के कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं। ठीक है, कि एन एवरेज तो एक एवरेजन 3 रेप्स रिपोर्टेड इन सिटी एवरी डे। तो हर दिन 3 रेप्स जो होते हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं दिल्ली एज ए मेट्रो सिटी के अंदर। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ के अंदर यदि भी देखा जाए तो दिल्ली की जो क्राइम्स की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वही बताया गया है NCRB की रिपोर्ट के अंदर, इसकी रिगार्डिंग बात की गई है। आगे चलते हैं हम एक अब कुछ स्कीम्स को हम देख लेते हैं, क्योंकि आज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एडिटोरियल्स वगैरह थे नहीं, तो कुछ स्कीम्स देख लेते हैं, फिर कुछ चीज़ों को और देख लेंगे हम, है ना। तो ये सीड करके एक स्कीम है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ये सीड स्कीम है क्या, तो सीड स्कीम क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को। सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, फिर जो एडमिशन लेना चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर, ठीक है, वो सभी को ये मतलब कि एक तरह से फ्री कोचिंग वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। तो ये इस स्कीम के अंदर चल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि 2.50 लाख करोड़ से जो जिनकी इनकम कम है उनके लिए ये स्कीम है एक तरह से। ठीक है, और आगे यदि इसके अंदर हम देखना चाहते हैं, स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए पोर्टल डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के थ्रू जो एक पोर्टल बनाया जा रहा है उसके थ्रू इस स्कीम को क्या किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पोस्ट वेरिफिकेशन द फंड्स विल बी, वेरिफिकेशन के बाद में फंड्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर सीधा।
ठीक है। द अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर, और इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो वो रोल प्ले कर रही है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, एक NRLM है, मिनिस्ट्री रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये सब चीज़ें भी इसमें, ये सब भी इसमें के इम्प्लीमेंटेशन में पार्ट ले रहे हैं। द अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और एक है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये भी पार्ट ले रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ना। फार्मा बॉडीज न्यू एप्स टू ईज बिजनेस ऑपरेशंस, तो मतलब कुछ ऐप्स आ रही हैं, है ना, और वो ऐप्स जो है बिजनेस ऑपरेशन को ईजी करने के लिए आ रही हैं। तो इन ऐप्स का आप नाम याद रख सकते हो। एक ऐप तो है IPDMS 2.0, और एक है आपका फार्मा शाही दाम 2.0। तो ये जो ऐप्स हैं, ये ऐप्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कैसे कर रही हैं, इनके बारे में इनकी एप्लीकेशन भी बता रखी है। तो पहली बात तो IPDMS 2.0 जो है इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्सिव क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, डेवलप की गई है NPPA के द्वारा। NPPA क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये है, इनके द्वारा इसको तैयार किया गया है, और किसकी हेल्प ली गई है? CDAC की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे NPPA और CDAC के बारे में थोड़ा सा जान लेना है ना, गूगल करके देख लेना इसको, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो CDAC जो है सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, दो इसकी हेल्प से इसको क्रिएट किया गया है IPDMS 2.0 को। और द सिस्टम इनविसेज्ड टू ऑप्टिमाइज सिनर्जाइज इन ऑपरेशंस टू प्रमोट द गवर्नमेंट्स ट्रस्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये दूसरी फिर ये है, और ये सब देख लेना है आपको ना, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक्चुअली। अब हम चलते हैं, पाकिस्तान ओपन टू रिस्टार्ट ट्रेड विद इंडिया। तो ये एक न्यूज़ आई है, इसमें क्या बोला गया है कि पाकिस्तान की अब ये संभावना है काफ़ी हद तक कि इंडिया के साथ ट्रेड को रिस्टार्ट करने की, है ना। तो इसमें ही बता रखा है कि रिसेंटली अभी SCO के अंदर एक समिट होने वाली है, जिसमें कि मोदी जी जाएंगे, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ जो है वो भी पार्ट लेने वाले हैं। और समरकंद के अंदर ये होगी। आपको बताना है समरकंद कहाँ की कैपिटल है। समरकंद के अंदर ये मीटिंग होने वाली है, SCO की समिट होने वाली है, और ये समरकंद कहाँ पे है? 15 से 16 सितंबर को होगी, ये बताना है आपको, है ना। इसके बारे में हालांकि कुछ ज़्यादा बोला नहीं गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब से हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किया है 2019 में, तब से फिर इन लोगों ने एज ए प्रोटेस्ट के तौर पे ट्रेड को बंद कर दिया था इंडिया के साथ, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली एक ट्रेड हाई कमीशन इन दिल्ली बनाया है इन्होंने, ट्रेड काउंसलर वगैरह। तो अब लग रहा है इन सब चीज़ों को देख के कि दोबारा से रिस्टोर ट्रेड टाइज करना चाहते हैं हमारे साथ, है ना। तो बिफोर बैन क्या स्टेटस था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड का, यदि उसको हम देखना चाहें तो ओवर द मतलब उससे पहले काफ़ी हद तक इंडिया लगातार डोमिनेट ही करता था ट्रेड में, हम ट्रेड सरप्लस में रहा करते थे। लेकिन बाद में आपको पता है कि अगस्त 2019 के अंदर जो है वो इन्होंने फिर बंद कर दिया ट्रेड। उससे पहले भी पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने MFN जो स्टेटस था वो पाकिस्तान का हटा दिया था। उसके रिगार्डिंग भी अभी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले कुछ और न्यूज़ें देख लेते हैं। तो एक ये है, जज रेक्यूजेज हिमसेल्फ फ्रॉम, ठीक है, रेक्यूज किया है जज ने अपने आप को, किससे? जो नवलखा केस है उससे। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये देखना है कि एज ए कंसेप्ट रेक्यूज होता क्या है। तो होता क्या है, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी आ जाता है, तो जज क्या करते हैं, किसी केस की हियरिंग से अपने आप को अलग कर लेते हैं, ताकि एक परसेप्शन ना हो, लोगों के बीच में ना बने कि भाई जज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में थे और इनकी जो जजमेंट रही है वो गलत रही है। तो अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो इवेंट ये जो इस तरह से अपने आप को अलग करना जज का, वही रेक्यूज बोला जाता है। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट था, ये कंसेप्ट हमारे लिए। आगे देखते हैं हम। ये न्यूज है जो है वो है माइनॉरिटी स्टेटस प्लिया जो है, जो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट सीक्स टाइम। तो गवर्नमेंट ने टाइम और मांगा है। तो काफ़ी मतलब क्या चल रहा है, गवर्नमेंट मतलब कि असमंजस में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कभी उनकी स्टेटमेंट अलग होती है, कभी उनकी स्टेटमेंट अलग हो जाती है बाद में। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन्वॉल्व हो रही है। तो हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ के रिगार्डिंग कि माइनॉरिटी अफेयर्स कौन प्रोवाइड करेगा, लाइक, है ना। पहले स्टार्टिंग में क्या था, सेंटर ने अपना स्टैंड अभी शिफ्ट कर दिया है। क्या हुआ है कि पहले सेंटर ने बोला था एक तरह से कि सेंटर एंड स्टेट हैव कंकरेंट पावर टू नोटिफाई माइनॉरिटीज़ को नोटिफाई करने के लिए करंट मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का ही कंकरेंट पावर होता है। ये पहले इन्होंने अपनी एफिडेविट में बोल दिया था मिनिस्ट्री ने। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, हार्डली 2 मंथ्स लेटर ना, बाद में दोबारा एक एफिडेविट जमा करवाया गया मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और फिर उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने क्लेम किया कि सेंटर अलोन वाज वेस्टेड विद द पावर टू नोटिफाई ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इस तरह से बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कभी आप बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हो, अपना स्टैंड फिक्स कीजिए ना, यही बात है ना। तो इसमें आप देख सकते हो ये चीज़ को कि डिफरेंट काइंड ऑफ द माइनॉरिटीज हो सकती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कौन किसको कौन सी माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड करता है, इसका जो स्टैटिक पार्ट है इसको आप इसकी रिगार्डिंग, क्योंकि न्यूज़ रही है तो आप देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, है ना। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं।
दोबारा से मतलब कि ये एक्चुअली में जो न्यूज़ है पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रेड है उसी के रिगार्डिंग है, उसमें चल रही है बात। हम देख लेते हैं क्या बात चल रही है उसमें। तो जिस्ट देखते हैं क्या है। पाकिस्तान के जो न्यू फाइनेंस मिनिस्टर है, नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने एक अनाउंस किया है कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है, अनाउंस पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसीजन, है ना। और डिसीजन क्या रहा है, इंपोर्ट करेंगे अब ये कॉटन का, यान का, और 5 लाख मैट्रिक टन्स, ठीक है, किसका, शुगर का। तो इतना ये इंपोर्ट इंडिया से करने वाले हैं, ये डिसाइड किया है इन लोगों ने, डिसीजन लिया है, ठीक है। और ऐसा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कंडीशन अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में भी कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। तो उन्होंने ये फैसला लिया है फाइनली कि इस तरीके से वो इन चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, कॉटन को, यान को, एंड 5 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ शुगर फ्रॉम इंडिया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर का इशू है उसको अभी भी बार बार बीच में लेके आ रहा है और बोल रहा है कि बायलैटरल जो रिलेशंस है ना उसमें मतलब तब तक रिस्टोर हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नहीं होंगे। तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि ये सेकेंडरी रख रहे हैं अपने इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं ना उनको, और अपना ट्रेड को सेकेंडरी रख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिटिकल चीज़ों को रख रहे हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हैं और सेकेंडरी रख रहे हैं इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह को, जबकि कंट्री की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, और उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। ऐसी कंडीशन में ऐसा किया जा रहा है, ये राइटर बताना चाह रहा है यहाँ पे, है ना। अब यही बताया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल। तो बेल का जूरिस्प्रूडेंस क्या है, क्या कहता है, क्या बोलता है, ये देख लेते हैं हम। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो रहा उसमें आर्टिकल 21 ने एक वाइटल रोल प्ले किया है और वो एक बेड रॉक रहा है, ठीक है। किस चीज़ का बेड रॉक रहा है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स, क्या स्टेट्स करता है, दैट लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड ओनली थ्रू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। यदि लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है तो केवल केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ के थ्रू, विच मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, जो कि जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो किसी इंसान की बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन हो चुका है उसका, ठीक है, और वो पेंडिंग ट्रायल्स के अंदर चल रहा है, तो ये प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट हो गई है, ठीक है, कि इतना लंबा उसका जेल के अंदर वो रह गया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बोला जा रहा है कि उसको दिस इज वाई ग्रांट ऑफ बेल इज़ फंडामेंटली इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से बेल को दिया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सफ़र काफ़ी हो चुका है इंसान अंडर ट्रायल्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात चल रही है जूरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो उसी में बता रहे हैं कि फिर एक्चुअली में जब इतना सब कुछ हो गया और फिर अभी आप बेल नहीं दे रहे हो तो दिस इज़ नॉट करेक्ट ना, दिस इज़ रॉन्ग ना। तो दैट्स वाई इस कंडीशन में बेल प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट क्या हो गई है, प्रोसेस ही अपने आप में पनिशमेंट हो गया है, ठीक है। ये बात बोली जा रही है। और आर्टिकल 21 के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल रहा है, बेडरॉक रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, एंकर्ड किया है इसने एक तरीके से बोल सकते हैं किस चीज़ को, कि मतलब कि कौन ये, कि बिना किसी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ के, ठीक है, किसी की लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है किसी को भी अपनी लिबर्टी से, ठीक है। ये तभी हो पाएगा जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ के थ्रू कुछ भी बनेगा, ठीक है, जो कि जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। जो लॉ बनेगा, जो भी कानून बनेगा वो, तभी जाके लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। ये बात बोली गई है। अब देखो आगे लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल इज यूजुअली गाइडेड बाई व्हाट इज रेफर टू एज ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट कभी आ जाता है तो ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो रेगुलर बेल दी जाती है उसके अंदर एक ट्रिपल टेस्ट को फॉलो किया जाता है। इसमें ये क्या किया जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है, और ट्रिपल टेस्ट में क्या होता है कि क्या क्या चेक किया जाता है, पहली बात तो फ्लाइट रिस्क तो नहीं है, ठीक है, कि इंसान चला तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा कहीं पे, पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद द एविडेंस तो नहीं है, कि इतना पोटेंशियल तो नहीं है कहीं पे जो आपका जिस इंसान के ऊपर जो अंडर ट्रायल है जिसको बेल प्रोवाइड की जा रही है ना, वो ऐसा तो नहीं है कहीं कि वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग वगैरह कर देगा, पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस तो नहीं है ना, या फ्लाइट रिस्क तो नहीं है ना, और एविडेंस है ना, एविडेंस के साथ टेम्परिंग करने का रिस्क तो नहीं है, फ्लाइट रिस्क तो नहीं है, और तीसरा है इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेज, कहीं वो विटनेस को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर देगा। ट्रिपल टेस्ट किया जाता है कि ऐसा हो तो नहीं जाएगा ना, उसके बिहाफ पे ही बेल प्रोवाइड की जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये था जूरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल, जिसमें बताया गया कि काफ़ी बार इतना ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है ट्रायल्स के अंदर और प्रोसेस ही अपने आप में पनिशमेंट बन जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर बेल प्रोवाइड किया जाना जरूरी है। ट्रिपल टेस्ट ऑफ बेल क्या होता है उसको भी हमने समझ लिया है, और फिर उन्होंने बताया कि आर्टिकल 21 ने काफ़ी हद तक मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक तरह से बेडरॉक की तरह काम किया है इन सभी केसेस के अंदर, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कुछ न्यूज इन नंबर्स हैं, उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हमारा आज का एनालिसिस खत्म हो जाएगा। तो न्यूज इन नंबर्स में क्या है, तो रुपीज़ लगातार डाउनफॉल कर रहा है, रुपीज़ लगातार गिर रहा है और अभी भी काफ़ी गिरावट है और काफ़ी ज़्यादा $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज आई है, इतना ही हमारे काम की नहीं है। आगे देखते हैं,
ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स है उसकी रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1.73 इन लैख नंबर ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ इन अराउंड 4.22 लाख ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। देखो 4.22 लाख है वो एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें 1.73 लाख लोगों ने अपने जीवन को खो दिया है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा एक नंबर है इन 2021, है ना, जिसमें बताया गया कि यूपी में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं 24,711 और तमिलनाडु में 16,685। तो यूपी में इतनी सारी डेथ्स होने का एक रीज़न भी है, आपको पता होना चाहिए। हमेशा यूपी को इस तरह से बैड लाइट में देखना उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन को भी आप देखने के लिए जाओगे तो अराउंड 22 करोड़ के आसपास जिस स्टेट की पॉपुलेशन है, अपने आप में काफ़ी बड़ा एक चंक वो पॉपुलेशन का रख रहा है। उस स्टेट के लिए इस तरीके के नंबर ऑफ केसेज आने की संभावना है, जब कंट्री वाइड पूरी कंट्री में 1.73 लाख करोड़ है, सॉरी 1.73 लाख है, तो इतने केसेज आने की संभावना बन जाती है उस कंडीशन में, है ना। तो इतना बैड लाइट में नहीं देखना है, पॉपुलेशन को भी प्रोपोर्शनली देखना है हमें। ठीक है, लेकिन हालांकि ये आंकड़ा फिर भी ख़राब है, केसेज जो है नंबर ऑफ केसेज काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट रही है। और नंबर ऑफ जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इन कंट्री इनक्रीज 3.68 इन 2020 में जो थे उससे 4.22 लाख इन 2021 हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है ना। और राइजिंग ट्रेंड्स was seen in total number of deaths in traffic accidents from 2017 to 2019 with a sharp decline in 2020। तो 2020 में कोविड था, सभी लोग घर में थे, ट्रैफिक था नहीं, तो काफ़ी शार्प डिक्लाइन हुआ था उस टाइम, एक्सीडेंट वगैरह सभी तरीके के काफ़ी सारे क्राइम्स के अंदर भी। ठीक है, हालांकि बताया गया था उस टाइम पे कि जो घरेलू हिंसा है वो बढ़ गई थी क्योंकि लोग घरों के अंदर थे और फीमेल ज़्यादा वल्नरेबल हो गई थी, है ना। तो वो तो था, लेकिन जनरली जो क्राइम थे काफ़ी सारे क्राइम्स भी घटे थे और साथ ही साथ में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी घटे थे 2020 के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी था इस वजह से। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज लॉसेस के बारे में कि क्लाइमेट चेंज से कितना लॉस हो रहा है। तो 5.6 इन डॉलर ट्रिलियन द पॉसिबल लॉसेस ऑफ जीडीपी बाय 2050 ड्यू टू द वर्सनिंग ड्राउट्स, स्टॉर्म्स और टोरेंटियल रेन इन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट। तो इतना लॉस होने की संभावना है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं आपको, 5.6 ट्रिलियन डॉलर को यदि आपको समझना है कि कितना है, तो हाँ भाई, हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी है अभी लगभग 2.8 या 2.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 2.8 मान लो। तो मतलब लगभग इसका दुगना। ठीक है, जो इंडिया की पूरी कंट्री के अंदर जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? जीडीपी की डेफिनेशन होती है कि आपकी जो जोग्राफिकल बाउंड है जिसके अंदर आप कोई भी सर्विस, किसी भी गुड को जो क्रिएट कर रहे हो, उसका जो एंटायर वैल्यूएशन है आपकी फिजिकल बाउंड्री के अंदर जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका जो एंटायर वैल्यूएशन हो, चाहे वो चीज़ टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, सर्विसेज हो, चाहे गुड्स हो, उनका पूरा जो वैल्यूएशन है वो होता है आपका जीडीपी। ये होता है हमारे इंडिया के लिए 2.7 ट्रिलियन डॉलर। वहीं पे चाइना 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच रहा है, अमेरिका 24 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच रहा है, तो काफ़ी आगे हैं ये इंडिया से। तो 2.7 ट्रिलियन डॉलर का यदि मैं रुपीज़ वैसे नॉर्मली लिखना चाहूँ तो ये लगभग 200 लाख करोड़ होता है, 210 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, 210 लाख करोड़, ध्यान रखना है ना। ये क्या है? ओवरऑल प्रोडक्शन इनसाइड इंडिया है, टेंजिबल इंटेंजिबल सभी तरीके के असेट्स का। आई एम टॉकिंग अबाउट जीडीपी, नॉट जीवीपी। जीवीपी डिफरेंट होता है ना, उसकी बात कभी और करेंगे हम। ये जीडीपी है 210 लाख करोड़, और हमारा बजट आपको बताइए लगभग 39 लाख करोड़ था इसका इस बार, है ना। तो इन सब बातों को हटा दो, यहाँ पे ये देखो आप, इतना लॉस हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट लॉस है, अपने आप में काफ़ी बड़ा लॉस है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन फ्यूचर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसको रोकने की रिक्वायरमेंट है। दिस ईयर इस साल भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, लाइक हैवी रेन हुई है, काफ़ी फ्लड्स आए हैं, लाइक चाइना के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, और काफ़ी पानी वानी काफ़ी जगह चला गया है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया भी डिस्टर्ब हुई है इसकी वजह से, और जो फार्मर्स की हार्वेस्टिंग वगैरह का लॉस यूरोप के अंदर काफ़ी हुआ है। एंड तो इस तरीके के डिजास्टर जो है ग्लोबली जो है इकोनॉमी बिलियंस ऑफ द डॉलर्स, तो ग्लोबल इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ द डॉलर में इंपैक्ट करने वाले हैं, जो आंकड़ा है मैंने दिखा भी दिया है आपको। और जो यूएस रहेगा कुल टोटल 3.7 ट्रिलियन बाई 2050। यूएस अकेला बताया जा रहा है कि 3.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेल सकता है 2050 तक। ठीक है, तो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए तो फिर भी चलो ठीक है, एक बार के लिए कि वो झेल जाएंगे, लेकिन जो बेचारे डेवलपिंग नेशंस हैं और जो बेचारे अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, बेचारे, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इकोनॉमिक टर्म्स में मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो नेशंस हैं उनके ऊपर मार ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि इनके लिए 3.7 ट्रिलियन डॉलर जो है उनकी जीडीपी जब 25 ट्रिलियन डॉलर है तो उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंट चंक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी क्लाइमेट चेंज की और ड्रॉट्स जैसी सिचुएशंस की, वो पड़ेगी कुल मिला के डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनके ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाना जरूरी है और इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना जरूरी है। पेरिस क्लाइमेट डील के जितने भी कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना, और ये जो क्लाइमेट तेज़ी से चेंज हो रहा है उसको रोकना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर अब हम चलते हैं। तो ये फाइनली हमारी फाइनल लास्ट न्यूज़ है, जियो पुश फॉर 5G।
तो हमने पहले भी देख लिया था कि जियो पुश कर रहा है 5G के लिए, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अंदर तो दिवाली तक ये जियो है जो बता रहा है कि हम लॉन्च कर देंगे 5G को। और देखो 5G के अंदर दिक्कत क्या है, एक तो 5G और 4G के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 5G के लिए वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, तो पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर डालने की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट वॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, तो इस वजह से इतना टाइम लग रहा है, इतना डिले आ रहा है। और बता रहे हैं कि दिसंबर 2023 तक पूरी इंडिया के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। लेकिन देखो इसके बेनिफिट्स न्यूमरस रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मैंने बताया था कि प्रिसीजन वर्किंग इसके थ्रू हो सकती है, प्रिसीजन जो वर्किंग हो सकती है इसके थ्रू, तो प्रिसीजन वर्किंग के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो पाएंगी पॉसिबल, फिजिबल, जो कि आज तक पॉसिबल नहीं हो पाई थी। और रोबोटिक सर्जरी वगैरह और भी अच्छे से, और भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हो पाएंगी। ठीक है, तो यही था आज के एनालिसिस के अंदर, और आज का एनालिसिस इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है काफ़ी हॉलिस्टिकली। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।